ही गाइज, वेलकम इन बी लर्नर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। इट मीन्स सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो हम यहाँ पर जानेंगे गांधी जी ने इस आंदोलन को क्यों चलाया था और इसके अकॉर्डिंग क्या था और इसका एंड मतलब इसकी समाप्ति कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था उसके खत्म होने के बाद, तो आपको पता होगा जो असहयोग आंदोलन था, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, वो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में मतलब 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट होने के कारण, मतलब चौरी चौरा कांड होने के कारण गांधी जी ने उसे वापस ले लिया था। ठीक है, तो उसके खत्म होने के बाद जब किसान और भी गरीब होते चले जा रहे थे, जो हमारे इंडिया के फार्मर्स थे वो और भी पुअर होते चले जा रहे थे, जो यहाँ की पब्लिक थी वो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई थी, मतलब जो ब्रिटिश शासन था वो उसके खिलाफ थी, क्योंकि वो इंडियंस के साथ बहुत ही डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव करते थे। ठीक है, अर्थात वह आंदोलन के लिए तैयार थी, वह पहले से ही मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए तैयार थी। तभी देन गांधी जी ने उस समय के वायसराय, जो उस समय के वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। तो गांधी जी ने उनके सामने कुछ मांगे रखी, कुछ डिमांड रखी, जो कि उस सिचुएशन में वहाँ की नीड थी। ठीक है, और उन्होंने सभी की जो नीड हैं, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के जो पूंजीपति थे, जो कैपिटलिस्ट थे, और जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, या फिर जो जनता थी, पब्लिक थी, तो इन सब की क्या बेसिक नीड है, क्या आवश्यक है, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने, जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड विलिंगटन, उनसे कांग्रेस संस्था के माध्यम से, कांग्रेस के थ्रू अपनी डिमांड को रखा। ठीक है, तो इससे पहले हम इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप भी पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो उस संस्था के द्वारा जो भी इंडियंस थे वो अपनी डिमांड को, अपनी मांगों को रखते थे, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो अंग्रेज सरकार थी, वो उस मांगों को पूरा करती थी, फुलफिल करती थी। ठीक है, तो जब इंडिया की जो पब्लिक थी वो बहुत ही पुअर्टी की ओर जा रही थी, तो गांधी जी ने उस समय की सिचुएशन को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए, जो उनके लिए बहुत ही आवश्यक था, ऐसी मांगों को रखा इसमें। तो चलिए देखते हैं उनकी डिमांड्स, मांगें क्या थी। ठीक है, तो पहले उन्होंने फार्मर्स के लिए कुछ डिमांड रखी। तो फर्स्ट है यहाँ पर भू राजस्व कर, जो लैंड पर टैक्स लगते थे उसको 50% कर दिया जाए। इट मीन्स जो हमारे फार्मर्स थे वो लैंड पर ही फार्मिंग करते थे, कृषि करते थे, तो उसके लिए उनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता था। तो गांधी जी ने वही कहा कि इनके टैक्स को 50% कम कर दिया जाए, क्योंकि वो टैक्स बहुत ज़्यादा था। एंड सेकेंड है यहाँ पर नमक पर, अर्थात साल्ट पर एकाधिकार हटाओ। उन्होंने साल्ट पर मोनोपोली किया था, अर्थात नमक को सिर्फ जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश थे, वही बना सकते थे। इंडिया के लोगों को साल्ट बनाने का राइट, नमक बनाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, अब क्योंकि नमक तो एक बेसिक नीड थी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको मेक करना बहुत टफ भी नहीं है, तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि इस पर एकाधिकार को हटाओ। ठीक है, तो ये थी फार्मर्स की डिमांड। अब देखते हैं जो कैपिटलिस्ट थे, जो पूंजीपति थे, उनकी क्या डिमांड थी। तो उनकी तीसरी डिमांड थी सीमा शुल्क, जो टैक्स रेट था उसको बढ़ा दिया जाए। इट मीन्स जो बाहर से आने वाली वस्तुएं होती हैं, जो बाहर से आने वाले प्रोडक्ट होते हैं, उन पर अधिक से अधिक कर लगाया जाए, टैक्स लगाया जाए, ताकि जो पब्लिक है, जो जनता है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करे, मतलब वो अपनी कंट्री से बनाए गए जो प्रोडक्ट हैं उनका यूज करे, और जो अदर कंट्री की वस्तुएं हैं उनका कम यूज करे। और नेक्स्ट उनकी डिमांड थी समुद्र तट का जो सी शेयर है उसका संरक्षण किया जाए, जो समुद्र तट हैं उसको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए, ताकि जो हमारे पूंजीपति लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, उनको ट्रेडिंग में, उनको व्यापार में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि उस समय समुद्र से ही व्यापार होते थे। ठीक है, एंड 5 है रुपये का विनिमय दर,
जो एक्सचेंजिंग रेट है वो कम हो, ठीक है। और अब देखते हैं जो जनता थी, जो पब्लिक थी, उनकी क्या नीड थी, अर्थात उनके लिए क्या डिमांड्स रखे गए। 6 नंबर है सिविल सेवा, जो सिविल सर्विस थी, और सेना जो आर्मी थी के खर्च पर, इसके एक्सपेंड पर 50% की गिरावट की जाए, मतलब कट ऑफ की जाए। बिकेज क्योंकि पहले सिविल सेवा की परीक्षा जो होती थी, जो एग्ज़ाम होता था सिविल सर्विस का, वो लंदन में होता था, तो वहाँ जाने का खर्चा जो था वो अधिक हो जाता था। तो इसलिए गांधी जी ने डिमांड रखा कि उसके खर्चे को थोड़ा कम किया जाए, ठीक है। और उन्होंने कहा जो आर्मियों पर आप खर्च करते हो उस खर्चे को थोड़ा कम किया जाए, क्योंकि आप आर्मी को लड़ाई करने के लिए नहीं, आप अपने घरों की सेफ्टी के लिए उन्हें लगाते हो। तो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर है शराब पर प्रतिबंध, प्रोहिबिजन ऑन ड्रिंकिंग, क्योंकि ड्रिंकिंग करके वो अपने कर्तव्य को, अपनी ड्यूटी को भूल जाते थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट है बेकसूरों को, अर्थात जो इनोसेंट थे, जिन्होंने क्राइम नहीं किया था, उनको जेल से रिहाई, अर्थात उनको जेल से छोड़ दिया जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है भारतीयों को भी, मतलब इंडियंस को भी हथियार, जो वेपन होते हैं, टूल्स होते हैं, उसको रखने दिया जाए। तो इंडियंस को हथियार रखने की स्वतंत्रता नहीं थी, सिर्फ अंग्रेज ही वेपन्स रखते थे। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भारतीयों को भी अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए वेपन्स रखने दिया जाए, ठीक है। एंड नेक्स्ट है खत, जो लेटर होता था, उसको कोई और ना पढ़ने का कानून लाया जाए, अर्थात जो हमारे इंडियंस के लोग बाहर रहते थे, अगर वो अपने इंडियंस के लिए कोई लेटर सेंड करते थे तो उस पर कोई लॉ नहीं था, उसको कोई भी पढ़ सकता था। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा उस पर कोई लॉ हो ताकि कोई उसे पढ़ ना सके, ठीक है। एंड नेक्स्ट है और लास्ट है गुप्तचर विभाग, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, उस पर सरकार के साथ साथ जनता का भी नियंत्रण हो, अर्थात पब्लिक का भी उस पर कंट्रोल हो। इस प्रकार से ये 11 पॉइंट में उनकी डिमांड थी, और इसी को ही 11 सूत्रीय मांगे या 11 पॉइंट डिमांड्स कहते हैं, ठीक है। तो इन 11 पॉइंट डिमांड्स को गांधी जी ने कांग्रेस के थ्रू, मतलब कांग्रेस के माध्यम से लॉर्ड विलिंगटन के सामने रखा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो जो ये डिमांड्स थी, इन पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया, इसलिए इन डिमांड्स को पूरा ना होने के कारण गांधी जी ने 1930 में 1930 ईस्वी में मूवमेंट स्टार्ट किया, मतलब आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो उनकी मांगें पूरी नहीं होती, इसलिए वो आंदोलन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है आंदोलन का प्रारंभ, स्टार्टिंग ऑफ मूवमेंट, ऐतिहासिक दांडी यात्रा, हिस्टोरिकल दांडी मार्च। तो सबसे पहले मूवमेंट के स्टार्टिंग में उन्होंने दांडी मार्च, दांडी यात्रा की। तो चलिए देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या था। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को 12 मार्च 1930 को अपने अनुयायियों, जो उनके फॉलोअर्स थे, उनके साथ साबरमती आश्रम से, क्योंकि गांधी जी साबरमती आश्रम में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ से समुद्र तट की ओर, बैंक ऑफ सी की तरफ पैदल यात्रा प्रारंभ की, ठीक है। और 24 दिनों के बाद, आफ्टर 24 डेज, 5 अप्रैल को, मतलब 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे, ठीक है। तो दांडी एक प्लेस का नाम है, एक जगह का नाम है, जो कि समुद्र के किनारे लोकेटेड था, ठीक है। और अगले सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग 6 अप्रैल को वहाँ पर नमक बनाकर, ठीक है, वहाँ पर साल्ट मेक करके, जो नमक कानून था, लॉ ऑन साल्ट, उसको तोड़ दिया, उसको ब्रेक कर दिया, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी उसने साल्ट पर एकाधिकार किया था। उसके अकॉर्डिंग सिर्फ जो अंग्रेज हैं वही नमक बना सकते हैं, लेकिन गांधी जी ने नमक बनाकर जो उनका कानून था उसको तोड़ दिया, ठीक है। इस प्रकार आंदोलन, जो मूवमेंट था, पूरे देश में फैलने लगा, क्योंकि पहली बार, मतलब जनता को ऐसा लगा कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। उससे पहले उनमें डर था कि हम इनके अगेंस्ट नहीं जाएंगे,
लेकिन जब गांधी जी ने उनके लॉ को तोड़ दिया तो जो पब्लिक थी वो भी मोटिवेट हो जाती है और इस प्रकार से पूरे इंडिया में ये जो मूवमेंट था वो फैल गया और इसमें सभी स्त्रियां और पुरुष, मेल और फीमेल एंड जो विद्यार्थी थे, जो स्टूडेंट थे, उन सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आगे देखते हैं। लेकिन बट अधिकांश मुसलमान, मतलब जो मुस्लिम थे, वो इसमें भाग लेने से इनकार कर देते हैं। वो इसके लिए डिसएग्री होते हैं क्योंकि मिस्टर जिन्ना का कहना था, जो कि मुस्लिम थे, उनका कहना था यह आंदोलन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए नहीं है। मतलब ये जो मूवमेंट चलाया जा रहा है ये इंडिया के फ्रीडम के लिए नहीं है, बल्कि 7 करोड़ मुसलमानों को, 7 करोड़ जो मुस्लिम थे, उनको हिंदू सभा के, हिंदू असेंबली के आश्रित, डिपेंडेंट बना देने के लिए है। तो इसलिए जो मुस्लिम थे वो इसके अगेंस्ट थे, वो इसको सपोर्ट नहीं दे रहे थे, ठीक है। लेकिन और जो सभी लोग थे, मेल, फीमेल, स्टूडेंट, उन सभी ने मिलकर पार्टिसिपेट किया था इसमें। तो इस प्रकार से ये एक नेशनल मूवमेंट था, राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या हुआ। सरकार का दमन चक्र, मतलब आंदोलन का दमन, सप्रेशन ऑफ मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर आंदोलन ने देश में एक नई जागृति पैदा कर दी। मतलब इस आंदोलन के कारण वहाँ की जो पब्लिक थी वो अवेयर हो गई थी और वो पब्लिक अपने राइट्स, मतलब अपने अधिकार को चाहती थी और इसलिए बहुत सारे प्रोटेस्ट वहाँ पर स्टार्ट हो गए थे, विरोध प्रदर्शन स्टार्ट हो गए थे। तो इसलिए जो वहाँ की गवर्नमेंट थी वो डिस्टर्ब हो गई थी। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है वो आंदोलन के दमन में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है। तो अपनी पूरी पावर मूवमेंट के सप्रेशन में लगा देती है, ठीक है। तो सबसे पहले वह महत्वपूर्ण नेताओं, जो इम्पोर्टेंट लीडर थे, उनको अरेस्ट करती है। फिर आधी रात को, मतलब हाफ नाइट में, गांधी जी को भी अरेस्ट कर लेती है, जिससे जो पब्लिक है वो बहुत ही एंग्री हो जाती है, गुस्सा हो जाती है और प्रोटेस्ट स्टार्ट कर देती है और हर जगह पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाता है। इससे जो है डिस्टर्ब होकर जो गवर्नमेंट थी वो प्रदर्शन करने वाले लोगों को भी, प्रोटेस्ट करने वाले जो पब्लिक थी उनको भी अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है और इस तरह से जितने भी सपोर्टर्स थे इस मूवमेंट के उन सभी को अरेस्ट कर लेती है और जो कांग्रेस कमेटी थी उसको अवैध, मतलब इल्लीगल घोषित कर देती है। अरेस्ट होने के डर से जो और सपोर्टर्स थे फिर वो भी सपोर्ट करना बंद कर देते। तो इस प्रकार से एक बार के लिए ये जो मूवमेंट था वो स्टॉप हो जाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की पुनरावृत्ति, रिपीटिशन ऑफ द सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो इस प्रकार से 2 ईयर के लिए ये स्टॉप हो जाता है और फिर 1932 में ये फिर से स्टार्ट होता है। कैसे स्टार्ट होता है वो चलिए समझते हैं। गांधी जी ब्रिटेन से खाली हाथ आए, मतलब क्योंकि वो अरेस्टेड थे, तो जब उन्हें छोड़ा गया अर्थात उनको बेल हुई तो वह ब्रिटेन से यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर लॉर्ड विलिंगटन के अत्याचारों का दर्दनाक दृश्य देखा। क्योंकि उस समय पे जो लॉर्ड विलिंगटन था उसका गवर्नेंस था, उसका शासन था, तो उसने बहुत सारे अत्याचार किए और यहाँ पर बहुत पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। लगभग सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था और देश में अध्यादेश शासन, ऑर्डिनेंस रूल चल रहा था, अर्थात कोई भी विरोध नहीं हो रहा था और जो गवर्नमेंट थी वही यहाँ पर रूल कर रही थी, ठीक है। इन परिस्थितियों में गांधी जी ने वायसराय को लिखा, मतलब उनके लिए एक लेटर रोट किया, लिखा कि वे बिना किसी शर्त के, मतलब विदाउट एनी डिमांड, उनसे मिलना चाहते हैं, ठीक है, उनसे मीटिंग करना चाहते हैं। परंतु जो वायसराय था उसने मिलने से इनकार कर दिया, ठीक है, मना कर दिया। इसलिए गांधी जी के पास पुनः यह आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं था जिससे वो अपनी सिचुएशन को ठीक कर सकें, ठीक है। और इसीलिए 3 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932 को पुनः आंदोलन प्रारंभ किया, मतलब फिर से मूवमेंट को स्टार्ट किया गया और अगेन, मतलब फिर से महात्मा गांधी जी को 4 जनवरी, मतलब 4 जनवरी को अरेस्ट कर लिया गया
मतलब एक दिन बाद ही दोबारा से इनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर से जो सपोर्टर्स थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। और जो एक संस्था थी, कांग्रेस इंस्टीट्यूशन था, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, उसको गवर्नमेंट ने, सरकार ने अपने अंडर कर लिया। ठीक है, अर्थात दोबारा से स्टार्ट हुआ था आंदोलन, उसको फिर से स्टॉप कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या हुआ फिर। भारत में सांप्रदायिक निर्णय, जजमेंट इन इंडिया। इसी दौरान मतलब ड्यूरिंग दिस सिचुएशन 13 अगस्त 1932 ईस्वी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री, ठीक है, मैकडोनल्ड्स ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कर दी। सांप्रदायिक निर्णय मतलब कि जितने भी लोग हैं उन सभी को उनके वर्ग जाति के अनुसार अलग अलग बांट दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो इस निर्णय में मतलब हिंदुओं से न केवल मुसलमानों को बल्कि दलित वर्ग जो डिप्रेस्ड क्लास थे और जमींदार जो लैंडलॉर्ड थे और पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट थे, उन सभी को बांट दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। अर्थात भारत को धर्म के नाम पर मतलब रिलीजन के नाम पर अनेक टुकड़ों में, अनेक पार्ट में बांट दिया, डिवाइड कर दिया। और जो हरिजन्स व दलित वर्ग थे अर्थात जो डिप्रेस्ड क्लास थे, जो बहुत ही कम संख्या में थे, इन्हें भी हिंदुओं से पृथक करने की कोशिश की। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये संख्या में बहुत कम है, माइनर हैं, तो इनको भी बांट देना चाहिए। ठीक है, अर्थात फूट डालो और राज्य करो की नीति, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को उन्होंने अपनाया। ठीक है, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करने के लिए सभी को बांट दिया ताकि सभी आपस में लड़ते रहें, फाइट करते रहें और हम यहाँ पर शासन करें। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या हुआ आगे। गांधी जी का आमरण अनशन मतलब उपवास। ठीक है, तो गांधी जी फास्ट अनटू डेथ, और इसी में हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट। ठीक है, पूना समझौता। तो देखते हैं, इस समय गांधी जी जो है वो पूना की जेल में थे। ठीक है, वह सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा से बहुत दुखी थे तथा गांधी जी ने सरकार को यह चुनौती दिया, गवर्नमेंट को यह चैलेंज किया कि यदि वो हिंदुओं और हरिजनों को पृथक करेंगे तो वह जेल में ही उपवास प्रारंभ कर देंगे। अर्थात ऐसा उपवास, ऐसा फास्ट जिसमें उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, और अपने निर्णय के अनुसार 20 सितंबर 1932 को उपवास आरंभ किया। ठीक है, अपने फास्ट को स्टार्ट किया और इसका एक अच्छा परिणाम यह हुआ, इसका एक गुड रिजल्ट यह मिला उन्हें कि पंडित मदन मोहन मालवीय, जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, उनके प्रयास से हिंदू नेताओं का, जो हिंदू रिलीजन को मानने वाले लीडर्स थे, उनका एक सम्मेलन हुआ, एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड डॉक्टर अंबेडकर आदि लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसी सम्मेलन के फलस्वरूप, इसके रिजल्ट फॉर्म में एक नई योजना तैयार की गई, एक नया प्लान रेडी हुआ जिसे पूना समझौता कहा गया। ठीक है, इसे ही पूना पैक्ट कहा गया क्योंकि यह समझौता एग्रीमेंट पूना में हुआ, इसीलिए इसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहते हैं। ठीक है, जो कि 26 सितंबर को हुआ। इसके अकॉर्डिंग था हरिजनों का पृथक प्रतिनिधित्व रद्द कर दिया जाए, जो हरिजन थे उनका जो रिप्रेजेंटेशन था अलग से उसको हटा दिया जाए और उनका प्रतिनिधित्व जो है, उनका रिप्रेजेंटेशन जो है वो हिंदुओं के साथ ही रहे। ठीक है, और गांधी जी ने इसीलिए फास्ट भी रखा था ताकि जो हरिजन्स हैं वो हिंदुओं के साथ ही रहें। ठीक है, उनको अलग ना करें और इससे जो है हरिजन्स थे वो हिंदुओं में मिले रहे, अलग नहीं हुए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो इस प्रकार से ये था पूरा मूवमेंट। अब देखते हैं इसका इंड कैसे होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति, इंड ऑफ डिसओबीडिएंट मूवमेंट। तो देखिए यहाँ पर पूना समझौता के उपरांत, आफ्टर द पूना पैक्ट, गांधी जी ने हरिजनों उद्धार, रेस्क्यू ऑफ हरिजन्स के लिए उपवास रखा, मतलब फिर से उन्होंने फास्ट रखा ताकि उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहे हैं वो कम हो जाएं। और सरकार ने इसी दिन शाम को इन्हें रिहा कर दिया, मतलब इन्हें बेल दे दिया। और जेल से छूटने के बाद कुछ समय तक उन्होंने हरिजनों की सेवा की ताकि हिंदू और इनके बीच की जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो जाएं। ठीक है, और सरकार के बहुत सारे अत्याचारों के बावजूद भी ये जो आंदोलन था, जो मूवमेंट था, वो चलता रहा। और मई 1934 को, मतलब 1934 को
पटना में एक बैठक हुई, एक सीजन्स हुआ। इसमें गांधी जी ने इस आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट के जो अत्याचार थे उनसे डिस्टर्ब हो गए थे, क्योंकि जो गांधी जी थे वो हिंसा नहीं चाहते थे और ब्रिटिश सरकार ने उन पर बहुत सारे अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया था। तो इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। ठीक है, तो सरकार ने बहुत प्रयास किए, लेकिन वह राष्ट्रीय भावना को, नेशनल स्पिरिट थी, नेशनल कॉन्शसनेस थी, उसका एंड नहीं कर पाए। मतलब उस समय जो ये मूवमेंट था उसको स्टॉप कर दिया, लेकिन जो पब्लिक्स के अंदर एक अवेयरनेस आ गई थी उनकी अगेंस्ट, वो अंदर ही अंदर उनके अंदर थी। ठीक है, और कहीं ना कहीं इन सब के कारण ही हमें लास्ट में 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था आज का डिस्कशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।